जय हिंद दोस्तों। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आज हम लोग दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप डीड को कि साझेदारी संलेख क्या होता है, क्या क्या बातें इसके अंदर लिखी जाती हैं और अगर ये ना हो तो कौन कौन से नियम लगते हैं। देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप डीड आखिर क्या होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी, सहयोगी, जानने वाले के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो देखिए, जब कोई पार्टनरशिप बनती है, जब कोई साझेदारी बनती है, तो उस समय मैंने आपको बताया था और अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है पार्टनरशिप की, उसमें भी बताया गया कि साझेदारी ठहराव से उत्पन्न होती है। जो पार्टनरशिप है वो बाय एग्रीमेंट स्टार्ट होती है। तो उस ठहराव में क्या क्या शर्तें होंगी, इन शर्तों को एक प्रपत्र पर लिख लिया जाता है और फिर वही प्रपत्र साझेदारी संलेख कहलाता है। मतलब किसी विधान में साझेदारी संलेख का कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा। मुख्य रूप से उसमें ये बातें अंतर्निहित होती हैं और सभी साझेदार सहमत होकर के इस प्रपत्र पर, एक निश्चित प्रपत्र पर जो बातों को, जिन बातों को लिखते हैं, उन बातों का उल्लेख किया गया है, उसे ही क्या कहा जाता है? साझेदारी संलेख कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होगी या नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। अगर पार्टनर्स यह उचित समझते हैं कि हम शर्तों को लिख कर रखेंगे तो पार्टनरशिप डीड होगी, और अगर वो ये नहीं समझते हैं इसको महत्वपूर्ण, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। मतलब हर एक पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड का होना अनिवार्य नहीं है, कभी होगा और कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब नहीं होगा तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 तक दिए गए नियम लागू हो जाएंगे। पार्टनरशिप डीड लागू होगी कि नहीं लागू होगी ये नहीं बताता अधिनियम, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रखी गई है तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए अध्याय जो हैं, नियम 12 से 16 तक के जो एक्ट हैं वो लागू हो जाएंगे। तो हम पार्टनरशिप डीड आपको बताते हैं, साथ ही साथ बताते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें लिखी जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। सबसे पहले नंबर 1 पर चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि फर्म का नाम होता है और पता होता है। फर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मुख्य रूप से पार्टनर्स जो उचित समझते हैं वो रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे फर्म का नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब वैसी ही कोई फर्म उसी सेक्टर में पहले से कार्यरत हो तो वो नाम नहीं रखना चाहिए, इससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आपकी फर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि आपको गवर्नमेंट का वरद हस्त आपके सर पर है, अर्थात गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिल रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। इस तरीके का नाम नहीं रखना चाहिए जिससे ये लगे कि ये पार्टनरशिप फर्म जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इस तरीके के नाम नहीं होने चाहिए। तो पार्टनरशिप का क्या नाम रखा गया है, वो नाम और पता, इसका जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस बनाया गया है पार्टनरशिप फर्म का, वो कहां पर है। तो नाम और पता दोनों चीजें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। उसके बाद में साझेदारों के नाम व पते, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी ये पार्टनर हैं, ये कहाँ रहते हैं, उनका पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस भी साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का मतलब है, देखो हमने बताया कि पार्टनरशिप का उद्देश्य किसी व्यवसाय का संचालन करना और उससे होने वाले लाभों को आपस में विभाजित करने से है। तो इस कंडीशन में जो व्यवसाय कर रही है पार्टनरशिप फर्म, वो व्यवसाय की प्रकृति क्या है? दो तरीके का हो सकता है व्यवसाय, या तो वो ट्रेडिंग होगा या फिर नॉन ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग मतलब है गुड्स की सप्लाई करी जा रही होगी,
नॉन ट्रेडिंग का मतलब है सर्विसेज की सप्लाई करी जा रही होगी। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन करके उसको बिक्री करनी है तो वो ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन अगर जैसे एक चार्टर्ड फर्म हो गई तो उसका काम है सर्विसेज को देना, सेवाएं प्रदान करने के लिए वो फर्म बनाई गई है। तो उसकी क्या प्रकृति है, ये ट्रेडिंग फर्म है या फिर नॉन ट्रेडिंग फर्म है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए आपके पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों की पूंजी। साझेदारों की पूंजी का तात्पर्य है कि कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, आवश्यकता पड़ने पर क्या वो और पूंजी व्यवसाय को दे सकेगा, यदि दे सकेगा तो कितनी पूंजी तक वो व्यवसाय को अतिरिक्त के रूप में दे सकेगा। साथ ही साथ व्यवसाय में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अर्थात पूंजी खाते रखे जाएंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, वो फिक्स्ड नेचर के होंगे या फ्लोटिंग नेचर के होंगे, अर्थात वो स्थायी होंगे या चल होंगे। तो अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इन सभी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए और होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ हानि अनुपात। जब लाभ हानि अनुपात की बात करेंगे तो पार्टनरशिप डीड में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो ये तीनों ही पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रहे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होता है, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो जाए तो लॉस भी इसी रेशियो में डिवाइड किया जाता है, लेकिन उसको प्रॉफिट रेशियो कहा जाता है। तो प्रॉफिट रेशियो क्या रखा गया है फर्म में पार्टनर्स के बीच में, ये रेशियो का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से साझेदारों की योग्यताएं, उनके द्वारा दिया जाने वाला समय, उनका अनुभव, इसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे मैंने आपको कहा जब साझेदारी संलेख नहीं होता है, इस कंडीशन में क्या लागू हो जाता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई रूल्स जो कि धारा 12 से धारा 17 तक दिए गए वो लागू हो जाते हैं। तो यदि साझेदारों के मध्य किसी भी अनुपात का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, यदि साझेदारों के मध्य किसी भी साझेदारी में रेशियो का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है तो ये हमेशा सभी साझेदारों में बराबर अनुपात में बांटा जाता है। कैसे बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, जैसे ए बी सी 3 साझेदार हैं तो तीनों में ही प्रॉफिट को 1:1:1 में डिवाइड किया जाएगा, मतलब 1/3 1/3 और 1/3 डिवाइड किया जाएगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है तब। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो यहां पर कहा गया है साझेदारी की अवधि, टर्म ऑफ पार्टनरशिप। कितने दिन के लिए पार्टनरशिप का गठन किया गया है, ये कितने समय के लिए इसका गठन किया गया है। अर्थात जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो मैंने आपको बताया कि ये किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, तो वह निश्चित उद्देश्य पूरा होने पर यह पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी या उसके बाद फिर से कार्य करती रहेगी। तो इसकी टोटल अवधि क्या है, कितने दिनों के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, इसका उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए और होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो है साझेदारों का ऋण। साझेदारों का ऋण से तात्पर्य लोन ऑफ पार्टनर्स, अर्थात क्या आवश्यकता पड़ने पर पार्टनर्स अपनी फर्म से लोन ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो कितने % का ब्याज देना होगा, ब्याज देना होगा या नहीं देना होगा, वैसे नहीं की कोई बात नहीं है। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है तो उसे ब्याज देना होगा, तो किस रेट से देना होगा। और दूसरी तरफ क्या पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से लोन ले सकती है, और अगर लोन ले सकती है तो उस पर किस % से उनको ब्याज देना होगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है साझेदारों का वेतन व कमीशन। साझेदार कार्य करेंगे साझेदारी फर्म के लिए, लेकिन ध्यान रहे ये सब के सब मालिक भी होते हैं और सब के सब एजेंट भी होते हैं। तो ये कितना वेतन और कितना कमीशन ले सकते हैं जब ये पार्टनरशिप फर्म को अपना समय दे रहे हैं, तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए कि क्या ये वेतन और कमीशन ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, या फिर नहीं ले सकते हैं, इसका उल्लेख होना चाहिए। अच्छा ध्यान रहे अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं
तो इस कंडीशन में फिर से वही रूल 12 से 17 तक की धाराएं लगेंगी। और अगर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है तो किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से वेतन और कमीशन लेने का अधिकार नहीं है। किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण का मतलब होता है जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए कोई माल या कैश या दोनों निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। इस ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फर्म के पास में कैश या माल की कमी आ जाती है तो इसे आहरण कहा जाएगा। इस आहरण पर जो विड्रॉल किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, इस पर ब्याज भी देना होता है। इनको ब्याज देना होता है पार्टनरशिप फर्म को। तो किस परसेंटेज से इनको ब्याज देना होगा, किस कंडीशन में ये ड्राइंग कर सकते हैं और कितना ब्याज इनसे चार्ज करेगी पार्टनरशिप फर्म, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन का तात्पर्य है कि देखो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जिसका गठन हुआ है उसका विघटन भी होना जरूरी है। तो जब पार्टनरशिप फर्म का गठन हुआ है एग्रीमेंट के द्वारा, तो ठीक वैसे ही एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर ही इसका विघटन होगा। तो पार्टनरशिप डीड में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि जिस पार्टनरशिप को मैं इस समय संचालित करने की बात कर रहा हूं उसका डिसॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे समाप्त किया जाएगा। साझेदारों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या ड्यूटी होंगी, उनके कौन कौन से कर्तव्य होंगे, सभी संचालन करेंगे या उनमें से कोई एक संचालन करेगा। तो इस तरीके से उनकी ड्यूटी क्या होंगी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ये भी पार्टनरशिप डीड का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल का तात्पर्य है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाएगी या वो रिटायरमेंट ले लेगा, इन सभी कंडीशंस में पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वैल्यूएशन की कौन सी मेथड ली जाएगी, तो इन बातों का उल्लेख आपके पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। ध्यान रहे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो मैंने कहा रूल्स दिए गए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए एक्ट 12 से 17 तक लागू होते हैं और उनमें कुछ स्पष्ट बातें कही गई हैं। सभी साझेदारों को साझेदारी फर्म में रखी गई सभी पुस्तकों तक आसानी से पहुंचने का अधिकार है, उनका निरीक्षण करने का अधिकार होता है और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होता है। यदि कोई साझेदार जब फर्म शुरू हो रही थी उस कंडीशन में उसने कोई संपत्ति इस उद्देश्य से खरीदी थी कि वो फर्म की संपत्ति है और बाद में उसने उसको अपना पर्सनल एसेट्स बना लिया, तो ऐसी पर्सनल एसेट्स को भी फर्म की एसेट्स ही समझी जाएगी। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए अलग से भी वैसा ही व्यवसाय संचालित कर रहा है जैसा वो पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए कर रहा है, तो जो अलग से व्यवसाय संचालित कर रहा है उसका भी संपूर्ण डेटा उसे पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करना होगा। ये किसी भी साझेदार को अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए वेतन या कमीशन पाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन हाँ, यदि किसी साझेदार ने फर्म के किसी विकट स्थिति में फंस करके होने पर या फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसी बाह्य पक्षकार के साथ में कोई अनुबंध किया है, तो इस कंडीशन में उसने जो भी अनुबंध की राशि रखी है उसे पे करने के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि इंडिविजुअल पार्टनर। तो इन बातों को ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर जितनी कैपिटल उसकी निर्धारित थी, यहां पर उसकी कैपिटल का निर्धारण किया गया था, साझेदारों की पूंजी जितनी कैपिटल का उसकी निर्धारण किया गया है उस कैपिटल से एक्सेस जाकर के कैपिटल उसने फर्म को दी है, तो इस कैपिटल को रियलाइज करने का अधिकार उसके पास रहेगा, उसको वो फर्म से वापस ले सकता है, साथ ही साथ उस पर वो ब्याज भी चार्ज करेगा। फर्म का अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग कैसे कराई जाएगी, इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए आपकी पार्टनरशिप डीड में। तो उम्मीद है पार्टनरशिप डीड आपको इजीली समझ में आ गई होगी। पार्टनरशिप डीड जब है तो क्या क्या रूल्स होते हैं और जब नहीं है
तो क्या क्या रूल्स होते हैं, इन बातों को समझना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ डायरेक्ट नहीं लेके चल रहा हूं, मैं आपको पहले वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको जानना अनिवार्य है, ताकि आप इजिली फिर कॉन्सेप्ट को पकड़ सको और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सको। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सरलतापूर्वक मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।